हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित या मुगल काल से संबंधित हम लोग अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुए हूँ। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो जहांगीर होते हैं। अब जान लेते हैं जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच में इनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे। और इनके शासनकाल के अंतर्गत अभी तक हमने काफ़ी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई या दे दी गई है। इस काफ़ी जानकारी में अभी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु होते हैं जो आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कह सकते हैं आने की जो संभावना होती है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ऐसे बिंदु के बारे में हम लोग इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। इस अध्ययन के क्रम में आज हम लोग जानेंगे जो जहांगीर होते हैं या खुर्रम होते हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए, कह सकते हैं अपने आपको शासक बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे विद्रोह करते हैं, उस विद्रोह में इनका सहयोग कौन कर सकते हैं, कौन करते हैं, और इस सहयोग का कह सकते हैं उसके बाद जब जहांगीर को पता चलती है जो इनके पुत्र या खुर्रम होते हैं उन्होंने विद्रोह किया है, उसके बाद उनको उस विद्रोह को दमन करने के लिए जो जहांगीर होते हैं किसको भेजते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग आज की कक्षा में विस्तार से जानेंगे। कक्षा को शुरू करने से, कह सकते हैं आज वाली कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से एक फ़ायदा रहेगा, जो कल का बिंदु कह सकते हैं कल की कक्षा रहेगी उसमें कोई भी बिंदु कह सकते हैं, कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट भूल रहे हैं तो वो आज की कक्षा में जब रिवीजन कराया जाएगा तो आपको आज की कक्षा में याद हो जाएगा। जब याद आ जाएगा तो जो हमारी पिछली कक्षा रहती है, आज की कक्षा जो रहेगी रिलेट करती रहेगी, उससे आपको जो समझने में भी आसानी होती है। देखिए कल की कक्षा में बताया गया था जो जहांगीर होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो साम्राज्य विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं, उन्होंने उत्तर भारत में देखा जाए तो जो मेवाड़ क्षेत्र होता है, क्या होता है मेवाड़ क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण के दौरान आपको बताया गया था जो अकबर होते हैं, अकबर और राणा सांगा के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, क्या होता है राणा सांगा और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उस युद्ध में जो राणा सांगा होते जो राणा प्रताप होते हैं, क्या होते हैं जो राणा प्रताप होते हैं बुरी तरह घायल हो जाते हैं। घायल होने के पश्चात कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब उनके पुत्र बनते हैं राणा अमर सिंह, कौन होते हैं राणा अमर सिंह शासक बनते हैं। 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अमर सिंह होते हैं वो शासक बनते हैं। शासक बनने के पश्चात 1615 ईस्वी में देखा जाए तो जो 1615 ईस्वी में होता है जो जहांगीर होते हैं और राणा अमर सिंह के बीच एक संधि हो जाती है। वह संधि होती है चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। कौन सी? चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। संधि में एक ये होता है कि आप हमारे क्षेत्र को वापस कर दीजिए, हम आपके क्षेत्र को वापस कर देंगे, या कह सकते हैं जो मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। जो मुगल सेना थी या कह सकते हैं मुगल लोग थे, वे चाहते थे कि जो मराठा क्षेत्र या मेवाड़ क्षेत्र है उनकी अधीनता को स्वीकार कर लें। जब राणा अमर सिंह से इनकी अधीनता, कह सकते हैं इनकी संधि हो जाती है, चित्तौड़ की जो संधि हो जाती है, इस बीच में जो राणा अमर सिंह होते हैं उन्होंने मुगलों की अधीनता के स्वीकार कर लेते हैं और जो मुगल होते हैं उनका जो चित्तौड़ का किला होता है उनको लौटा देते हैं। उसी के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनको भी, जो पहले का क्षेत्र होता है उनको भी दे दिया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, देखिए उन्होंने बस शर्त एक होती है कि आप चित्तौड़ के किले को घेराबंदी नहीं करेंगे। देखिए ये तो जहांगीर होता है, इनको उत्तर भारत में आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? उत्तर भारत के क्षेत्र में जो मेवाड़ क्षेत्र होता है उन पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात फिर उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं। और दक्षिण भारत की मैं बात करते हैं किस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, वह क्षेत्र होता है अहमदनगर। कौन होता है? अहमदनगर। जो इनके पिता श्री होते हैं, कह सकते हैं जो अकबर होते हैं, उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी आक्रमण करते हैं। लेकिन उस समय जो तीन ऐसे क्षेत्र थे, अहमदनगर, गोलकुंडा और विजयनगर, ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जो उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। जब इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, अकबर ने वहाँ के कुछ क्षेत्रों को जीतते हैं, वहाँ पे 3 नए सूबों का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं, जैसे जो उन्होंने 3 सूबों का निर्माण कर दिए, वही कार्य जो होता है जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने भी अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात जब जहांगीर, कह सकते हैं जहांगीर अपने पुत्र जो होते हैं खुर्रम होते हैं, क्या होते हैं जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को आक्रमण करने के लिए वहाँ पे भेजते हैं, कह सकते हैं अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए खुर्रम को वहाँ पे भेजते हैं। जो दक्षिण भारत के क्षेत्र अहमदनगर होता है, वहाँ के जो शासक होते हैं, निजाम होते हैं, उन्होंने वहाँ की अधीनता को, या कह सकते हैं मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जब मुगल, कह सकते हैं जब जहांगीर ने खुर्रम को भेज रहे थे उनको एक उपाधि प्रदान करते हैं। क्या होता है? उपाधि प्रदान करते हैं, वो होता है शाह उपाधि। अब आप अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े होंगे, दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा वंश था, दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा वंश था जो होता है सैयद वंश। क्या होता है? सैयद वंश के 2 ऐसे शासक होते हैं जिनको शाह उपाधि दी गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वह कौन से 2 शासक होते हैं जिनको शाह उपाधि दी गई थी। चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूँ। एक तो मोहम्मद शाह होते हैं। कौन? मोहम्मद शाह होते हैं। दूसरा मुबारक शाह होते हैं। इन 2 ऐसे सुल्तान होते हैं जो सैयद वंश के, इनको शाह उपाधि दी गई थी। वही उपाधि जो होती है जहांगीर ने अपने पुत्र जो खुर्रम होते हैं या शाहजहां होते हैं उनको देते हैं।
जब उन्होंने आक्रमण करने के लिए जाते हैं उसमें विजय प्राप्त न होकर बल्कि उन दोनों शासकों जो निजाम होते हैं और खुर्रम होते हैं उन दोनों के बीच संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात जब वे वहाँ से अपनी सेना या कह सकते हैं मुगल सेना वापस आ रही थी, तो वापस आने के पश्चात जहांगीर उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं या प्रभावित होते हैं, तो उनको एक उपाधि और देते हैं। कौन सी? बस शाहजहाँ की उपाधि होती है। उनका क्या उपाधि दी जाती है? शाहजहाँ की उपाधि दी जाती है, जबकि उनका वास्तविक क्या नाम था? खुर्रम वास्तविक नाम था, और उनको शाहजहाँ उपाधि होती है। कौन से युद्ध में दिया गया था? ये याद रखिएगा, दक्षिण भारत अभियान पे जब गए थे वे अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए, या आक्रमण करने के दौरान गए थे, तो जो वहाँ के शासक या कह सकते हैं जो निजाम होते हैं उनके बीच संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात वे लौट के आते हैं, तो उनके पिता द्वारा क्या होता है? उनके पिता द्वारा उनको ये शाहजहाँ की उपाधि दी जाती है। ये आपको कल की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये तो वहाँ पे आक्रमण करके लौट आते हैं, उसके बाद फिर जो कह सकते हैं खुर्रम होते हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी या कह सकते हैं अपने आप को शासक बनने के लिए या उत्तेजना या कह सकते हैं शासक बनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने जो दक्षिण भारत के क्षेत्र थे वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने संधि किया था, वहाँ के जो शासक होते हैं कह सकते हैं जो वहाँ के जो वजीर होते हैं, कौन होते हैं? मलिक अंबर जो वहाँ के वजीर थे, उन्होंने उनका सहयोग करते हैं और उन्होंने जो खुर्रम होते हैं या शाहजहाँ होते हैं दक्षिण भारत में विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने का क्या कारण था? अपने आप को वहाँ के सुल्तान या कह सकते हैं वहाँ का राजा घोषित करने के लिए वे वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा शाहजहाँ का विद्रोह, हेडी लिखिएगा शाहजहाँ का विद्रोह। आखिर ये विद्रोह कहाँ करते हैं? अभी आपको बताया ये विद्रोह करते हैं दक्षिण भारत के, अभी जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था अहमदनगर पे, या यहाँ पे लिखेगा दक्षिण भारत के क्षेत्र पे, दक्षिण भारत में ये विद्रोह कर देते हैं। और जब विद्रोह कर देते हैं, कोई भी अगर कहीं भी शासक होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, अगर विद्रोह करता है तो विद्रोह करने के पीछे कोई ना कोई रणनीति होती है। अगर इनकी रणनीति या कह सकते हैं इनकी जो मंशा थी, ये अपने आप को वहाँ का स्वतंत्रपूर्ण शासक घोषित करना चाहते थे, और अपने आप को क्या होता है यहाँ पे स्वतंत्रपूर्ण शासक होना चाहते थे। और इस विद्रोह में इनका सहयोग कौन देता है? देखिए, इस विद्रोह में इनका सहयोग दिया जाता है इनका जो दक्षिण भारत के वजीर होते हैं, यहाँ पे लिखिएगा वजीर जो होते हैं, यहाँ के वजीर कौन है? वो यहाँ के वजीर होते हैं मलिक अंबर। कौन होते हैं? मलिक अंबर ने इनकी सहायता करते हैं। मलिक अंबर जो होते हैं इनकी सहायता करते हैं। मलिक अंबर सहायता करते हैं। जब ये बात जहांगीर को पता चलती है, क्या होता है? जब ये बात जहांगीर को पता चलती है, तो जहांगीर ने इनकी इस विद्रोह को दमन करने के लिए, यहाँ पे लिखिएगा, इस विद्रोह को दमन करने के लिए क्या होता है? इस विद्रोह को दमन करने के लिए उन्होंने उन्होंने अपने सरदार, उन्होंने अपने एक सरदार जो होते हैं, अपने एक सरदार जो होते हैं महावत खां। कौन होते हैं? महावत खां। क्या होते हैं? महावत खां को इस विद्रोह को दमन करने के लिए वे भेजते हैं। क्या होता है? जो महावत खां होते हैं, महावत खां को उन्होंने दक्षिण भारत में उनको जो ये विद्रोह कर रहे थे, खुर्रम या शाहजहाँ जो विद्रोह किए थे, कौन होते हैं? शाहजहाँ ने जो विद्रोह करते हैं दक्षिण भारत में, उस दक्षिण भारत अभियान से वो भेजते हैं। जो महावत खां होते हैं, महावत खां जाते हैं वहाँ पे उस विद्रोह का दमन करते हैं। इस प्रकार जो शाहजहाँ होते हैं उनका ये विद्रोह असफल हो जाता है। उसके बाद वे पुनः अपने कह सकते पिता या कह सकते जहांगीर के संरक्षण में आते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि ये तो होता है जो खुर्रम होते हैं या शाहजहाँ होते हैं विद्रोह करते हैं। अब इनको जब महावत खां को पता चलता है कि जो इनके पुत्र होते हैं इनके खिलाफ या जहांगीर के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो इस बगावत को या कह सकते इस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जो महावत खां होते हैं उन्होंने भी विद्रोह कर देते हैं। क्या होता है? अगले बिंदु लिखिए, जो महावत खां का विद्रोह। आखिर महावत खां ने विद्रोह कब करते हैं? यहाँ पे लिखिएगा महावत खां का विद्रोह। महावत खां का विद्रोह। देखिए, ये महावत खां का विद्रोह कब होता है? अगर इनके विद्रोह की बात की जाती है होता है 1626 ईस्वी में। कब होता है? 1626 ईस्वी में महावत खां ने विद्रोह कर देते हैं। और जो जहांगीर जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ ने विद्रोह कब करते हैं? ये होता है 1623 ईस्वी में। कब होता है? 1623 ईस्वी में ये विद्रोह होता है। देखिए, अब महावत खां ने ये विद्रोह कहाँ पे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जो महावत खां होते हैं ये विद्रोह करते हैं काबुल में। कहाँ पे? कश्मीर क्षेत्र में। जब जहांगीर जो होते हैं, जहांगीर काबुल जा रहे थे, क्या होता है? काबुल जा रहे थे। काबुल जाते समय आप देखेंगे, देखिए जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर काबुल जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? काबुल। अगर मैप आपने देखा होगा तो मैप में देखेंगे जो काबुल क्षेत्र होता है वह झेलम नदी के किनारे अवस्थित होता है। क्या होता है? काबुल क्षेत्र जो होता है झेलम नदी के किनारे अवस्थित होता है। उसी झेलम नदी के किनारे जो महावत खां होते हैं, महावत खां ने शाहजहाँ को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है? शाहजहाँ को बंदी बना लेते हैं। शाहजहाँ को जब बंदी बना लेते हैं, ये कह सकते हैं उस शासक का या कह सकते उस राज्य का जो राजा होता है बंदी बन जाता है,
तो जो नूरजहां होती है, क्या होते हैं, नूरजहां आपको बताया गया था, उन्होंने प्रशासन की दृष्टि में, कह सकते हैं प्रशासन के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने के कारण वो उस क्षेत्र में, कह सकते हैं जो प्रशासनिक विभाग होता है उसमें कूटनीतिज्ञ होती हैं। उन्होंने अपनी कूटनीति की वजह से, जो नूरजहां होते हैं, नूरजहां ने अपने पति को, कह सकते हैं, या जो जहांगीर होते हैं, महावत खां के चुंगल से मुक्त कराते हैं। क्या होता है, महावत खां के चुंगल से मुक्त कराते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अगला दिन, यहाँ पे लिखिएगा, देखिए, जब जहांगीर, यहाँ पे लिखिएगा, जब जहांगीर काबुल, जब जहांगीर काबुल जा रहे थे तो जा रहे थे तो झेलम नदी के किनारे, कौन से नदी याद रखिएगा, झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे महावत खाई ने महावत खाई ने बंदी बना लेते हैं। क्या होता है, महावत खाई ने बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। आखिर जब इन्हें बंदी बना ली गई तो कोई ना कोई तो ऐसा एक सहयोगी होगा, या कह सकते हैं कोई ना कोई तो एक ऐसा शासक होगा या उत्तराधिकारी इनका होगा जो इनको मुक्त कराएगा। वो होते हैं इनके जो धर्मपत्नी होती है, कह सकते हैं जो प्रशासन विभाग में हर जगह से हस्तक्षेप करने वाली। यहाँ पे लिखते हैं नूरजहां ने नूरजहां ने अपने कूटनीतिक की वजह से, अपने कूटनीति अपने कूटनीति की वजह से इन्हें मुक्त करते हैं, इन्हें स्वतंत्र करते हैं।